वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे हफ्तेवार इस सीरीज में आप वीडियोस देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आता होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसके तहत हमने सबसे पहला काम जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के हमने आर्टिकल 43 तक पढ़ लिया है और अब आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 44 को। कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे बहुत सारी डिबेट है और इस पर बहुत सारी बातें हैं। इससे पहले एक बात ये है कि आपको याद है कि जब अभी इलेक्शन हो रहे थे कर्नाटक में कुछ टाइम पहले या उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ, तो वहां पर जो डिमांड थी सरकार ने क्या बोली थी। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला था, मैनिफेस्टो में क्या बोला था। तो वहां पे बोला गया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे या समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे जिसमें सबको बराबर की अधिकार दिया जाएगा, सब एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो इस चीज को लेकर बात करता है कि स्टेट में, इंडिया एज अ स्टेट जो पूरा कंट्री है भारत, उसमें समान नागरिक संहिता लाने की बात की गई हो? क्या इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं? क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो जो रिलीजियस फ्रीडम जो दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत, उसमें कुछ गड़बड़ होगी, उसमें कुछ चेंज आएगा? तो इन सब सवाल का जवाब जो है आज आपको मैं इस वीडियो के तहत देना चाहूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कम से कम अल्फाज में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो साफ साफ कहता है कि स्टेट कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आए, एंश्योर करे जिससे हर एक नागरिक जो है, सब सिटीजन जो है एक समान हो सके। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। इसी के तर्ज पर हमारी सरकार जो है बार बार बोलती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, और हम जानते भी हैं कि इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया और वो स्टेट है गोवा। बाकी इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में कहीं पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं लागू हुआ? उसके पीछे एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम इंडियंस जो है वो अभी तक अलग अलग लॉज को फॉलो कर रहे हैं, अपने पर्सनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, या क्रिश्चियंस का अलग अपना लॉ हो गया। हर जगह जितने भी रिलीजन है वो अपने लॉज के हिसाब से चल रहे हैं और इसीलिए पर्सनल लॉज को तरजीह दी जाती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि मुस्लिम किस तरीके से अपने शादियों को फंक्शन करेंगे, इनहेरिटेंस कैसे देंगे, अपनी प्रॉपर्टी को बांटेंगे कैसे। और उसी तरीके से हिंदू पर्सनल लॉ में दिया गया है कि हिंदू कैसे शादी करेंगे, अपनी जमीन जायदाद को कैसे बांटेंगे, इनहेरिटेंस का उनके पास क्या तरीका है, शादी के लिए क्या चीज है, शादी तोड़ने के लिए क्या है। तो ये सब चीज अपने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड पे है। और पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 जो है वो साफ साफ बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको प्रोपेगेट, प्रोफेशन, प्रोमुगेट, ये सब की बात की गई है। मतलब आर्टिकल 25 में बोला गया है कि आपको किसी भी धर्म मानने की आजादी है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसके तौर तरीकों को मान सकते हैं और उसको फैलाने के लिए काम कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 जो है आपको याद होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सिएबल है। और इसी बात पर सबसे बड़ी डिबेट बार बार उठती है, हर जगह उठाया जाता है। आप न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, आप देखते हैं कि नेता लोग जो है आए दिन बोलते हैं कि हम अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे ताकि सब एक समान हो सके। और ये अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा आर्टिकल 25 जो है वो साफ बोलता है रिलीजन फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मतलब ये होता है कि एक ऐसा लॉ या एक ऐसा कोड जो हमारे देश के हर एक नागरिक के ऊपर समान तरीके से लागू हो। मतलब कि उसको उसके जाति के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से या किसी और तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सबको एक समान, एक बराबर ही देखा जाएगा, किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं देखा जाएगा। अभी तक हमारे देश में जितनी भी सोसाइटी में जो भी रिलीजन के लोग हैं वो अपने अपने लॉ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 25 के जरिए से। और यहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का आर्टिकल 44 जो है वो साफ बोलता है
कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लॉज लेके आए जिसमें सब एक समान हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार जो लॉज आए, जैसे कि वेजेस एक्ट हुआ, उसमें सबके समान वेज के बारे में बात किया गया। उसमें बोला गया कि कैसे एक औरत को और एक मर्द को एक समान पैसा दिया जाना चाहिए अगर वो एक समान काम कर रहे हैं। तो जो सरकार है जो लॉ बना रही है, जो लॉज लेके आती है, जो भी लेजिस्लेशन लेके आती है ना, उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वो सबके लिए, समाज में हर एक तबके के लिए एक बराबर हो। लेकिन एक जगह है जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, वो है रिलीजन के हिसाब से। धर्म जो है हर एक इंसान अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहा है और वो अपने धर्म को मान रहा है। और इसी जगह पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि कैसे जब अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं तो उनके ऊपर एक तरह का कानून कैसे लागू किया जा सकता है, एक कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जा सकता है। तो इस पे हमेशा से डिबेट चलती हुई आई है। इवन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब भी इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई और इस बात को बोला गया कि सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये डीपीएसपी में इसलिए डाला गया क्योंकि सरकार के ऊपर दिया गया कि वो इस पे काम कर सके और वो धीरे धीरे ऐसे लॉज ला सके जहां पे सब एक समान हो सके। क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है? आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब बिना केस लॉ के हमारा कोई भी आर्टिकल पूरा नहीं होता है, तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं हम। सबसे पहला केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम का ये जो केस है ये बहुत जरूरी केस है और इसको अलग अलग जगह पे कोट किया जाता है। हम इसको आपको छोटे इसमें बताते हैं कि शाहबानो बेगम का डाइवोर्स हो जाता है, वो तलाक ले लेती हैं और उसके बाद वो कोर्ट में जाकर पिटीशन डालती हैं कि उनको मेंटेनेंस दी जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो इस बात को बोलता है कि एक औरत जिसका तलाक हो गया हो, उसके पास खुद का कोई जरिया नहीं हो अपने आप को मेंटेन करने का, तो उसके हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो मेंटेन करे, अगर हस्बैंड कमाता हो, कैपेबल हो वो देखभाल करने का। तो कोर्ट ने यहां पर बोला कि ये जरूरी है कि हस्बैंड के पार्ट से वो अपनी तलाकशुदा बीवी को मेंटेनेंस दे। शाहबानो बेगम के केस में ही वाई चरणचूड़ ने बोला कि जरूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई आर्टिकल दिया गया हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखने का, और इसी बात पे यहां डिबेट उठी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। दूसरा केस जो है वो है मिस जॉर्डन डिंगडे वर्सेस एसएस चोपड़ा। ये केस है 1985 का। इसमें होता ये है कि जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई, डाइवोर्स की बात की गई थ्रू कोर्ट, और यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जितने भी जुडिशियल सेपरेशन है या डाइवोर्स है म्यूचुअल कंसेंट से लिए जा रहे हैं तो वो सब रिलीजन के लिए एक समान होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो हम ये जजमेंट पास कर रहे हैं इस जजमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास भेजना चाहिए ताकि वो एक ऐसा यूनिफॉर्मिटी ला सके शादी में और डाइवोर्स में। ये दो जरूरी केस थे जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं ताकि आप आसानी से आर्टिकल 44 को समझ सके। आर्टिकल 44 में बोला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए समाज के हर एक तबके के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 44 समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि हम अपने आप को और किसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं तो आप नीचे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन इन्फो।